तो इससे पहले तो अभिकारी शब्द अव्यय वाला टॉपिक हमारा पिछली क्लास में कंप्लीट हो गया था। रितेश को पढ़ना है तत्सम और तद्भव। इसके अलावा जो भी टॉपिक आपका होगे, जी जी, थैंक यू थैंक यू, सारी चीज हो जाएगी, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो एक तो आपको टॉपिक पढ़ना है तत्सम और तद्भव, ठीक है जी, तत्सम तद्भव। एक बार आपके, क्योंकि रीजन क्या है कि जब भी आप सेल्फ स्टडी करते हो तो उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी है, और प्रैक्टिस में करा रहा हूँ 10 बजे, और वो यूपीएसआई का बैच है जो आप बिल्कुल फ्री में परचेज कर सकते हो, उसमें मैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल, तो जो जो टॉपिक आपको करने हैं एक बार मैं फिर उसी के हिसाब से अपना ग्रुप बनाऊंगा, और फिर यहाँ हम आगे बढ़ेंगे। तो दूसरा टॉपिक है हमारा वर्ती, वर्ती और पक्ष, ठीक है जी, दे रहा हूँ, अभी दे रहा हूँ। तीसरा जो है टॉपिक है हमारा यहाँ पर काल, ठीक है जी, कारक, तत्सम तद्भव है काल कारक, ठीक है। बाकी तो टॉपिक मैं करूंगा ही, मुझे वो पहले वो टॉपिक बताइए कि मान के चलो आपने टॉपिक किया हो और उसके क्वेश्चंस आपके सही नहीं बने हैं, ठीक है। बाकी जो चीजें कंटिन्यू चल रही है उसके हिसाब से हम करेंगे ही इसको। जी जी, वेरी गुड। अपठित गद्यांश, ठीक है, गद्यांश भी ले लें, अपठित, अपठित गद्यांश, और अभी लिखवा दीजिए जी जो भी है, फिर मैं कंटिन्यू इस सप्ताह ये सिलेबस पूरा कर रहा हूँ आपका, ठीक है। जो भी टॉपिक आपको पढ़ने हैं आप वे टॉपिक अभी लिखवा दीजिए, क्योंकि रोज बच्चे कमेंट करते हैं सर जी ये टॉपिक कराने तो सारे ही थे और सारे ही आ जाएंगे आने वाले दिनों में, लेकिन रीजन ये है कि आप अपने अनुसार पढ़ना चाहते हैं। इसके अलावा और भी जो टॉपिक आप जो शुरू में आप करना चाहते हैं, जी जी, वेरी गुड, ठीक है। आज का टॉपिक रहेगा हिंदी के प्रसिद्ध गद्यांश, ठीक है, इनको भी ले लेंगे, लेकिन आज मैं कराऊंगा इस वाले टॉपिक को, हिंदी का गद्यांश। और गद्यांश के लिए आपको क्या समझना है, पहले ये चीजें जरूरी है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं अपठित, अपठित, अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश, या अनुच्छेद, अपठित गद्यांश या अनुच्छेद, अपठित गद्यांश या अनुच्छेद, अर्थबोध, अर्थबोध भी कहते हैं इसको, और इसको बोला जाता है पैराग्राफ, इसको क्या बोलते हैं, पैराग्राफ। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है क्वेश्चंस की वैरायटी को समझना। इसको अपठित इसलिए कहते हैं क्योंकि बिना पढ़ा हुआ आता है। इसमें एक क्वेश्चन आता है शीर्षक, टाइटल, शीर्षक वाला पर्सन,
शीर्षक वाला जो पर्सन आता है वो हमेशा एक ही पर्सन आएगा, एक से ज्यादा नहीं होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो आंसर मिलेगा, इसका उत्तर जो मिलेगा आपको कहाँ मिलेगा, गद्यांश, जरूरी नहीं गद्यांश ही आए, काव्यांश भी आ सकता है। गद्यांश के पहले दो वाक्य, पहले दो वाक्य या अंतिम दो वाक्य में, अंतिम दो वाक्य में जिस तथ्य प्रसंग बिंदु पर चर्चा की गई, वो क्या होता है, उसका टाइटल। दूसरा आपको ध्यान रखना है, दूसरा जो क्वेश्चंस आएगा वो आएगा, इसमें आंकड़ा, तिथि, वर्ष, आंकड़ा, तिथि, वर्ष, दिवस, आंकड़ा, तिथि, वर्ष, दिवस, या सर्वे का डाटा। इसका भी पर्सन जो आएगा दोस्तों वो एक ही पर्सन आएगा। इसका उत्तर देने के लिए आपको क्या अप्लाई करना है, इसका उत्तर दोगे आप यहां पर गद्यांश में या अनुच्छेद में, यहां में अनुच्छेद शब्द का प्रयोग कर लो, अनुच्छेद में कुछ वाक्य, अनुच्छेद में कुछ वाक्य के अंतर्गत ये तिथि, दिवस, वर्ष, आंकड़ा, डाटा, आंकड़े व डाटा की चर्चा की गई है। उसी में ही पूरे अनुच्छेद को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अनुच्छेद में कुछ वाक्य होंगे तो उन वाक्य के अंतर्गत ही इसका आंसर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी ने पूछ लिया महिला दिवस जो है कब मनाया जाता है, क्वेश्चन बन गया आपका। अब पैराग्राफ में जो है महिला सशक्तिकरण से संबंधित है या महिला दिवस के ऊपर है या स्त्रियों के ऊपर पैराग्राफ है, और उस पैराग्राफ में 3-4 जगह कोई डिजिट होगी और वो लिखी जाएगी अंकों में। ये आपको ध्यान रखना है, वो किस में लिखी जाएगी, अंकों में लिखी जाएगी वो डिजिट। कई बार वो अंक में ना दे के शब्द में दे देगा। जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 8 मार्च, तो इस 8 मार्च को वो इस रूप में भी दे सकता है और इस रूप में भी दे सकता है। तो इस तरीके से यहाँ महीना जो तिथि है आपके पूरे पैराग्राफ में उसकी जो चर्चा होगी, उसकी चर्चा पूरे पैराग्राफ में ज्यादा 2 से 3 जगह होगी। तो उसके लिए आपको पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना होता, टाइटल के लिए भी पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना है। तो किसी भी पैराग्राफ का जो शीर्षक होता है, टाइटल होता है, या तो उस विषय की, उस बिंदु की, उस तथ्य की चर्चा पैराग्राफ की स्टार्टिंग में करेगा या लास्ट में करेगा। तो टाइटल की पहचान हमेशा कहां से करोगे आप, पैराग्राफ के स्टार्टिंग के 2 सेंटेंस, लास्ट के 2 सेंटेंस। अगर कोई आंकड़ा, तिथि, वर्ष, दिवस, सर्वे से संबंधित कोई डाटा है, उसके जो क्वेश्चंस का आंसर पैराग्राफ में मिलता है उसमें पूरा नहीं ढूंढना आपको। देखो पैराग्राफ में 2 या 3 जगह वहां पे प्यार दोस्तों तो कोई आंकड़ा दिया, डिजिट दिया होगा, जैसे 1 करोड़, 1 अरब या 10,305 इस तरह से, या कोई तिथि है, कोई वर्ष है, कोई दिवस है। तो आपको वही 2 डाटा उठाने हैं, 3 डाटा उठाने हैं जो ऑलरेडी पैराग्राफ में जिसकी चर्चा, उनमें से किसी एक की चर्चा करेगा वो आपके 4 ऑप्शंस में।
तो आपको वही सेंटेंस पकड़ना है। तो अनुच्छेद में कुछ वाक्य मतलब 2 वाक्य में हो सकता है, 3 में हो सकता है, पूरे उसमें चर्चा नहीं होगी। तो कुछ वाक्य के अंतर्गत ये तिथि, दिवस, वर्ष, आंकड़े व डाटे की चर्चा की गई है, उसी को आपको पकड़ो और वहां से उसका आंसर दो। क्योंकि पैराग्राफ को पढ़ोगे, फिर क्वेश्चन पढ़ोगे, आंसर दोगे, कम से कम 10 से 12 मिनट बर्बाद हो जाएगी। इतना लंबा चौड़ा पैराग्राफ कई बार आता है, उसको रीड करने में, पढ़ने में 5, 6, 7 मिनट निकल जाती है। तो बिना पैराग्राफ को पढ़े कैसे आप आंसर दोगे? मैंने जो टॉपिक लिखे वो सारे कराएंगे, लेकिन आज के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक आपका ये था। ठीक, क्यों था ये महत्वपूर्ण? क्योंकि जो आपने अभी टॉपिक पढ़े हैं ना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, निपात, उनसे क्वेश्चंस पूछा जाता है पैराग्राफ के क्वेश्चनों में। पैराग्राफ से कोई शब्द लेगा, पूछेगा इसकी संज्ञा बताओ, इसमें से निपात शब्द बताओ, अव्यय निपात बताओ। तो ये सारी चीजें क्या है, अपने आप में सीक्वेंस में है। तो जो हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन पैराग्राफ के आते हैं, वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, निपात के ही क्वेश्चन होते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या हो गया आपका, जो 8 मार्च उसने ऐसे दिया या ऐसे दिया, ये शब्द में लिखा है और ये अंक में लिखा है। तो अंक में जो डिजिट लिखी गई है, वहां से आप चीजों को करो। अगर यहाँ चीजें क्लियर हो रही है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए। इस तरीके से अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार आप ओके कीजिए। जी जी। क्लियर है जी यहाँ तक? सर एक बार कमेंट लगा दीजिए। हाँ लगाओ, वो गायब हो गए, वो थोड़ा सा मेरी वो कर रहा था बैग। अब तीसरा क्वेश्चन जो है, तीसरा क्वेश्चन किसका होगा जी? तीसरा क्वेश्चन होगा अनुच्छेद की विषय वस्तु से रिलेटेड। अनुच्छेद की विषय वस्तु, घटना, प्रसंग, कहानी से संबंधित कहानी संबंधित प्रश्न। इसमें जो प्रश्न की संख्या होगी वो होगी 2 से 3 प्रश्न। कई बार एक भी आ जाएगा, जरूरी नहीं है, लेकिन आमतौर पे इसके क्वेश्चन ज्यादा होते हैं बाकी के मुकाबले। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 2 से 3 प्रश्न होंगे। अब उसमें जो कथा दी है, कहानी दी है, उससे संबंधित यहाँ पे आपसे पूछेगा। इसमें क्या करना है आपको, प्रश्न में दिए गए शब्दों के आधार पर गद्यांश में उस वाक्य को ढूंढना है जिसमें प्रश्न में आए शब्द दिए गए हैं, प्रश्न में आए दिए गए। अब ये मान के चलो वो पूरे पैराग्राफ में बहुत सारी स्टोरी चलती है और बहुत सारी स्टोरी से क्वेश्चन बनेगा नहीं। पैराग्राफ के क्वेश्चन कितने आते हैं? कई बार 3 आते हैं, कई बार 5 आते हैं, 5 से ज्यादा नहीं आते हैं। और उन 5 में भी एक क्वेश्चन शब्दावली का दे देगा, पर्यायवाची विलोम शब्द का, शाब्दिक अर्थ का। इसके बाद 1 या 2 क्वेश्चन आपसे ग्रामर का पूछ लेगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, निपात का। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पैराग्राफ में अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो वो होते हैं अनुच्छेद की विषय वस्तु की। उसमें जो घटना आई है, जिस प्रसंग पे चर्चा हुई है, जिस कहानी से संबंधित है, उसके देता है। ठीक है जी। हाँ, जो डाउट्स है वो ले लेंगे आपकी, किसी सैटरडे को डाउट्स की सेशन रख लेंगे। आपका कोर्स इस सप्ताह पूरा हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें सैटरडे जो आएगा उसमें आपके सारे डाउट्स ले लेंगे, ये ध्यान रखना। और दूसरी जो प्रॉब्लम मैंने देखी है वो है टॉपिक अपडेट की।
मैं हमेशा वॉइस मैसेज या लिख के भेज देता हूँ कब कौन सा टॉपिक पढ़ाया गया, लेकिन टेक्निकल टीम ने, क्योंकि मैं अभी देख ही रहा था आप लोगों का बैच, टेक्निकल टीम ने कुछ टॉपिक अपडेट नहीं किए। तो आप क्या करते हो, बाहर जो टॉपिक का टाइटल लिखा हुआ है उसी के अनुसार आप उसको पढ़ते हो। टॉपिक अंदर क्लास में दूसरा है, बाहर टॉपिक दूसरा लिखा हुआ है, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि ये टॉपिक हमारे रह गए हैं। तो उनको टॉपिक को मैं अपडेट कराऊंगा आज, ठीक है, क्लास के बाद में। तो प्रश्न में दिए गए शब्दों के आधार पर गद्यांश में उस वाक्य को ढूंढना है जिसमें प्रश्न में आए शब्द दिए गए, और वही उसका आंसर होगा। मैं करके दिखाऊंगा ये सारे, वही क्या होगा, उसका आंसर होगा। इसके बाद में फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन ये आता है, वो है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के क्वेश्चंस का पैराग्राफ से कोई लेना देना नहीं होता। हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण के प्रश्न 1 से लेके 2, कभी 1 3 नहीं आएंगे, 1 से 2 प्रश्न। और ये 1 से 2 प्रश्न किसके होते हैं, ये ज्यादातर 1 से 2 प्रश्न होंगे आपके संज्ञा के, सर्वनाम के जो आप पढ़ चुके हो, विशेषण के, क्रिया के, क्रिया विशेषण भी बोलेंगे हम, या फिर अव्यय। जब मैं अव्यय कह रहा हूं इसी के अंतर्गत आपके ये आ गए अव्यय के, अव्यय निपात के क्वेश्चन ज्यादा होंगे, या फिर आपसे पूछ लेगा वो उपसर्ग से रिलेटेड, प्रत्यय से रिलेटेड, संधि और समास, संधि और समास, संधि समास, इनके क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो हिंदी व्याकरण में पैराग्राफ का जो क्वेश्चन आता है उसमें 99% चांस होता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, निपात, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, ठीक है। इसके अलावा नहीं पूछेगा आपसे, जैसे मान के लिंग है, वचन है, नहीं पूछा जाता है, वर्णमाला है, नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, वर्तनी है, वो भी नहीं देगा पैराग्राफ के आधार पर, उसका अलग से क्वेश्चन ले लेगा वो। तो ज्यादातर हिंदी व्याकरण की जब बात करते हैं तो इन टॉपिक से आपके 1 से लेके 2, और जब भी इन टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो पैराग्राफ से उसका कोई वास्ता नहीं है, आपको डायरेक्ट आंसर देना है। पैराग्राफ नहीं बताएगा इसमें कौन सी संधि है और कैसे आप उसको करोगे। इसके बाद फिर यहां पर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, 5वां जो क्वेश्चन होगा हिंदी शब्दावली, हिंदी शब्दावली, हिंदी शब्दावली से एक प्रश्न आएगा, और वो एक प्रश्न किसका होगा, वो एक प्रश्न पर्यायवाची, पर्यायवाची पूछ लेगा। इसी को हम शब्दार्थ भी कहते हैं, एक ही बात है, वो शब्दार्थ पूछे, पर्यायवाची पूछे, और विलोम शब्द, विलोम शब्द, इन 2 टॉपिक में से एक प्रश्न देगा। या तो पैराग्राफ में दिए गए, पैराग्राफ में दिए गए, ये आपको ध्यान रखना है, पैराग्राफ में दिए गए किसी शब्द का पर्यायवाची, पैराग्राफ में दिए गए किसी शब्द का विलोम शब्द, पैराग्राफ में किसी दिए गए शब्द का संज्ञा का भेद कौन सा है, सर्वनाम का कौन सा भेद है, ये शब्द संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है। तो पैराग्राफ में जो शब्द होगा उसी में वो उपसर्ग प्रत्यय पूछेगा, उसी में संधि, उसी में समास, उसी का ही अव्यय निपात, अलग से नहीं लेगा। पैराग्राफ में जो शब्द दिया, यहाँ भी पैराग्राफ में जो शब्द दिया है। तो हिंदी शब्दावली का एक प्रश्न, हिंदी व्याकरण के 1 से 2, यहाँ 2 से 3 प्रश्न। इसके बाद कई बार टाइटल पूछता है, कई बार नहीं, कई बार आंकड़े तिथि वाला प्रश्न होता है, कई बार नहीं भी होता है। इसके साथ फिर आपको नया जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या होगा, समूह से भिन्न शब्द बताओ, समूह से भिन्न शब्द, समूह से भिन्न शब्द, इसका एक ही प्रश्न होगा, और ये हाल फिलहाल के एग्जामों में पूछा जा रहा है। समूह से भिन्न शब्द का मतलब क्या हुआ, तो वहां आपको ध्यान रखना है, इन दोनों का पैराग्राफ से कोई लेना देना नहीं है, इनके क्वेश्चनों का आंसर आपको डायरेक्ट देना होगा, ये आपको ध्यान रखना। जी जी, अतुल पांडे सर, मैं आपकी ऑफलाइन क्लास लेता हूं और मेरे 35 क्वेश्चन सही हो रहे। ठीक, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो आप मेहनत करो, धीरे धीरे सब हो जाएगी। देखो, एक बच्चा होता है जो हमेशा एडजस्ट करना नहीं जानता है, चीज़ों का कोऑर्डिनेशन बनाना नहीं जानता है, उसको दिक्कत होगी। वो कहीं भी पढ़ेगा, उसको पहले भी दिक्कत थी, अभी भी रहेगी, आगे भी रहेगी। उसकी दिक्कतें खत्म होगी तब जब उसकी एज निकल जाएगी। अदरवाइज उसको कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएगा, मुझे नौकरी चाहिए, पढ़ना है, और फिर 2-4 दिन अपना पूरा जोर लगा के उसके बाद भूल जाएगा कि आपका लक्ष्य क्या था और आप किसके लिए झगड़ा कर रहे थे। इनको पढ़ना है, उनके पास पढ़ने के बहुत माध्यम होते हैं, तरीके होते हैं, वो कर लेते हैं।
क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है जी, ठीक है। अब यहां मुद्दा ये है हिंदी शब्दावली 1% पर्यायवाची शब्दार्थ विलोम शब्द, ठीक है जी। तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय निपात उपसर्ग प्रत्यय संधि और समास है, ठीक है। तो यहां आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद की विषय वस्तु घटना प्रसंग कहानी से संबंधित प्रश्न 2 से 3, हिंदी व्याकरण 1 से 2, इनका पैराग्राफ से कोई लेना देना नहीं है। बिना पैराग्राफ को पढ़े बिना पैराग्राफ को देखे डायरेक्ट आंसर देना होता है। इन्हीं टॉपिक का रिलेशन है इस वाले टॉपिक से। समूह से भिन्न शब्द का मतलब क्या हुआ, वो 4 ऑप्शन देगा आपको और 4 ऑप्शन देगा वो, ठीक है। हाँ तो पूजा शर्मा जी आपके उसमें दिक्कत होगी मोबाइल में जिससे आप क्लास देख रहे होंगे, बाकी यहाँ चीजें ठीक चल रही है। तो इसमें क्या करेगा, 4 ऑप्शन देगा, 3 संज्ञा दे देगा, 1 दे देगा अव्यय, या 3 विकारी शब्द 1 अविकारी। तो इसमें समूह से भिन्न शब्द में क्या होगा, यानी कि 3 संज्ञा होगा 1 सर्वनाम होगा, 3 सर्वनाम होंगे तो 1 संज्ञा होगा, 3 विशेषण होंगे तो वो पूछ लेगा समूह से भिन्न विकारी अविकारी की दृष्टि से भी हो सकते हैं। मान के चलो उसने 3 शब्द विकारी संज्ञा सर्वनाम विशेषण दे दिए या क्रिया में से, और 1 दे दिया अविकारी शब्द अव्यय निपात, 3 पुल्लिंग दे दिए 1 स्त्रीलिंग दे दिया, ठीक है, 3 तत्सम दे दिया 1 तद्भव दे दिया। तो किसी न किसी रूप में वो क्या है, समूह से भिन्न शब्द। तो समूह से भिन्न शब्द का मतलब यहाँ क्या हुआ, सब करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर समूह से भिन्न शब्द किसी भी दृष्टि से हो सकता है। 3 शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग है लेकिन एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है, 3 शब्द क्रिया से जुड़े हैं लेकिन 1 शब्द क्रिया नहीं है। तो किसी न किसी रूप में यहाँ पे उपसर्ग प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय की दृष्टि से वो भिन्न हो सकता है। तो समूह से भिन्न का मतलब यही है। ये रीजनिंग में भी क्वेश्चन होते हैं, 4 दे दिया, वो निर्जीव है 1 सजीव हो गया, ठीक है। तो उस दृष्टि से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 जो है, समूह से भिन्न शब्द, किस शब्द का प्रयोग, किस शब्द का प्रयोग अनुच्छेद में नहीं हुआ, अनुच्छेद में नहीं हुआ है, अनुच्छेद में नहीं हुआ है। तो इसमें क्या है जी, इसमें भी एक ही प्रश्न आएगा। अब वो जरूरी नहीं कि मैं तो यहाँ 7-8 प्रश्न बता दिया हूँ आपको, वहां आने 5 या 3 ही। अब हो सकता है इनसे दोनों से ना पूछे, उनसे पूछ ले पहले से। मैं कह रहा हूँ कि पैराग्राफ से ये क्वेश्चन की वैरायटी बनती है। अब तक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पैराग्राफ आते हैं, तो किस शब्द का प्रयोग अनुच्छेद में नहीं हुआ है, तो इसके लिए गलती क्या करते हैं, उसको ढूंढते हैं जिसका प्रयोग नहीं हुआ। वो तो ऑलरेडी है ही नहीं पैराग्राफ में, वो मिलेगा ही नहीं आपको। आपको वो 3 ढूंढने हैं जो पैराग्राफ में दिए। मान के चलो पैराग्राफ में, प्यारे दोस्तों, यहाँ पे जो शब्द दे दिए पैराग्राफ में, एक शब्द दे दिया यहाँ पर अन्वेषण, दूसरा दे दिया यहाँ पर से, तीसरा दे दिया यहाँ मित्र, और चौथा दे दिया यहाँ पर परवास। अब आप क्या करोगे, आपके किस शब्द का प्रयोग अनुच्छेद में नहीं हुआ है। अब इन 4 में से एक शब्द ऐसा है जिसका अनुच्छेद में वर्णन ही नहीं हुआ, आया ही नहीं हो किसी सेंटेंस में, प्रयोग ही नहीं किया, तो आप उस शब्द को ढूंढोगे। जबकि ढूंढने क्या थे, अन्वेषण को ढूंढ लो मिल गया, ठीक है, सहयोग को ढूंढ लो मिल गया, मित्रता को ढूंढ लो मिल गया, जो बच गया वो उसका आंसर। तो आपको इन तीनों को ढूंढना है, ना कि उसको जिसको वो पूछ रहा है। वो तो है ही नहीं पैराग्राफ में, उसमें तो समय लगेगा ढूंढने में। तो वहां पर अन्वेषण, सहयोग, मित्रता 3 मिल गए, जो बच गया मान के चलो सहयोग नहीं दिया है तो इसको आप सर्कल कर लो, मित्रता, प्रवास और अन्वेषण मिल गया आपको। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, किस शब्द का प्रयोग अनुच्छेद में नहीं हुआ, इसका भी वो ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है पैराग्राफ का आशय, तात्पर्य, पैराग्राफ का आशय, तात्पर्य, अभिप्राय, अभिप्राय, उद्देश्य, लक्ष्य, भाव, लक्ष्य, भाव, संदेश। एक प्रश्न, एक से ज्यादा है।
ये कहेगा पैराग्राफ का आशय बताओ या पंक्ति का आशय बताओ, ठीक है, ठीक करा देंगे भाई विनीता जी, ये भी हो जाएगा। तो वो आपको ध्यान रखना, मैंने ये नहीं कहा कि आपका कोर्स पूरा हो गया, लेकिन इस सप्ताह में कह दूंगा कि आपका कोर्स पूरा हो गया। आशय, तात्पर्य, अभिप्राय, उद्देश्य, लक्ष्य, भाव और संदेश। तो पूछेगा पैराग्राफ का आश्रय क्या है, ये सब एक ही बात है। तात्पर्य बताओ, पंक्ति का तात्पर्य, किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ में दी गई पंक्ति को अंडरलाइन करेगा, रेखांकित करेगा, ठीक है जी। हाँ, यूपीएसआई प्रैक्टिस बैच को आप अतुल जी ज्वाइन कर सकते हो कैरेविल पे जाके। तो कैरेविल पे जैसे जाओगे आप, यूपीएसआई प्रैक्टिस बैच वहां मिलेगा, फ्री में है, कोई फीस नहीं है इसकी। कैरेविल में 2 बैच बिल्कुल फ्री है, खासकर यूपीएसआई वाले बच्चों के लिए। बाकी बच्चे भी उसको करें, क्योंकि वही हिंदी, वही रीजनिंग, वही मैथ और वही जीएस सब में है। तो बेशक उस पर यूपीएसआई लिखा, बाकी बच्चों से भी मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, तो फ्री वाले जो 2 बैच है, एक रिविजन बैच, एक प्रैक्टिस बैच, उसमें कुछ जरूर इन्वॉल्व हो, ठीक है। वहां मैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपकी क्लास के बाद, उसमें मैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कराता हूँ 10 बजे। तो आज जो है हम तत्सम और तद्भव वाला टॉपिक लेंगे वहां पर, क्योंकि मैं वर्णमाला को संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, वर्तनी 5 टॉपिक करा चुका हूं। तो आशय किसका पूछेगा, पैराग्राफ का। आशय किसका पूछेगा, पैराग्राफ में दी गई पंक्ति को अंडरलाइन कर देगा। दी गई पंक्ति का आशय, तात्पर्य, अभिप्राय, उद्देश्य, लक्ष्य, भाव, संदेश बताओ। इसी को भाव पलवन भी कहते हैं, इसी को भाव संक्षेपण भी कहते हैं। तो जब भी किसी पंक्ति का या पैराग्राफ का भाव पलवन पूछे, संक्षेपण पूछे, आशय पूछे, तात्पर्य पूछे, अभिप्राय पूछे, तो आपको यह ध्यान रखना है कि पैराग्राफ किस संदर्भ में कहा गया। पैराग्राफ को कहने के पीछे, पैराग्राफ में कोई ना कोई समस्या को उठाया जाता है, वो सांस्कृतिक हो सकती है, ऐतिहासिक हो सकती है, राजनीतिक हो सकती है, आर्थिक हो सकती है, सामाजिक हो सकती है, ठीक है, वो पर्यावरण से संबंधित हो सकती है, वो साइंस से संबंधित हो सकती है, वो सामाजिक मुद्दों पे हो सकती है। तो उस मुद्दों का क्या दुष्प्रभाव है और उससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, वो सब पैराग्राफ में दिया होता है। तो यानी कि पैराग्राफ का जो सार है, आपको क्या करना है, पैराग्राफ का जो सार है, इसका उत्तर देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पैराग्राफ का सार, पैराग्राफ का संक्षेपण, ठीक है जी। पैराग्राफ का सार, पैराग्राफ का संक्षेपण, पैराग्राफ के निष्कर्ष पे पहुंचना होता है। तो जब भी इन क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, निचोड़ किसी भी चीज का, बहुत सारी बात कही, वो अल्टीमेटली कहते हैं मेरे कहने का मतलब ये था। अगर आप तक ये बात पहुंच गई हो तो इसका मतलब मैं आज आपको समझाने में कामयाब रहा। तो किसी भी चीज का जो सार होता है, उसका संक्षेपण होता है, उसका निष्कर्ष होता है, ठीक है, वही उसका आशय, तात्पर्य, अभिप्राय, उद्देश्य, लक्ष्य, भाव और संदेश होता है। अब कोई भी पैराग्राफ मित्रता के ऊपर हो सकता है, वो जो है कर्मचारी अगर है सरकारी तो उसके कर्तव्य से रिलेटेड हो सकता है, उसके अधिकारों से रिलेटेड हो सकता है। तो वहां पर आपको उस सार, संक्षेपण और निष्कर्ष के आधार पर ही इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ये 8 तरह के क्वेश्चन पैराग्राफ से बनते हैं, इनके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता। अब मैं आपको ले जाता हूं, इनको इम्प्लीमेंट हम कैसे करेंगे उस ओर। इनको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे हमें देखना है ये, ठीक है जी। और यहाँ पठित गद्य,
जी मैं पैराग्राफ ढूंढ रहा हूँ। यही आपको क्वेश्चंस करा के दिखाएंगे किस तरह के क्वेश्चंस की वैरायटी पूछी जाती है। आपकी परीक्षा में हमेशा ही आता है गद्यांश, ये आपको ध्यान रखना है। जी और किसी का कोई डाउट हो तब तक अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं जी। ये तो हिंदी साहित्य का आ गया भाई। हाँ नहीं ठीक है। ये आपका पैराग्राफ हो गया, यहाँ से ले शुरू हुआ ये पैराग्राफ आपका, ठीक है जी। यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे समाप्त हो गया और इससे संबंधित क्वेश्चन यहाँ दे दिए, साहित्य और जीवन में गहरा संबंध है। तो साहित्य और जीवन में गहरा संबंध है, ये पैराग्राफ की विषय वस्तु का क्वेश्चन है। साहित्य, ये पैराग्राफ की विषय वस्तु, मनुष्य किसकी, ये भी पैराग्राफ की विषय वस्तु का क्वेश्चन है, ये भी पैराग्राफ की विषय वस्तु का क्वेश्चन। अब इसमें पूछ लिया शाब्दिक अर्थ, इसका पैराग्राफ से कोई लेना देना नहीं है, ये शब्दावली का है। ये क्या पूछ रहा है, शब्दार्थ पूछ रहा है, पर्यायवाची पूछ रहा है, परिमित का पर्यायवाची बताओ। तो 3 क्वेश्चन विषय वस्तु के दे दिए पैराग्राफ का और 1 क्वेश्चन दे दिया शब्दार्थ। तो ये क्या था जी, ये शब्दार्थ था, ये शब्दावली है, ये क्या है जी, पर्यायवाची का क्वेश्चन। इसके बाद लंबे चौड़े भवन में वाक्य में लंबे चौड़े व्याकरण की दृष्टि से क्या है, ये क्रिया विशेषण है, संज्ञा है, क्रिया है, विशेषण है। तो ये किसका क्वेश्चन हो गया जी, हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसके बाद में 5 क्वेश्चन आगे, एक व्याकरण, एक शब्दावली और बाकी 3 क्वेश्चन विषय वस्तु के। अब इसमें देख लो जी क्या है, इसमें देखो यहाँ पे निंदकों की आत्मीयता, ये पैराग्राफ की विषय वस्तु है, ये भी पैराग्राफ की विषय वस्तु है, ये भी पैराग्राफ की विषय वस्तु है, और जलने वाली शांति, ये भी पैराग्राफ की विषय वस्तु है। कवि अच्छी कविता निंदा का अनुभव करता है, ये भी पैराग्राफ की विषय वस्तु का। उसमें कोई व्याकरण का क्वेश्चन नहीं था। उत्साह का प्रमुख लक्षण पैराग्राफ की विषय वस्तु है, ये भी पैराग्राफ की विषय वस्तु है, ये भी पैराग्राफ की विषय वस्तु का क्वेश्चन है, ये ग्रामर का क्वेश्चन है। उपवाक्य का प्रकार पूछ रहा है जी, क्रिया विशेषण है, संज्ञा है, विशेषण है, ये क्या है, हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन है। तो कई बार पैराग्राफ में हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन होगा। इसके बाद इसमें क्या है जी, प्रत्यय पूछ रहा है, इसमें कौन सा प्रत्यय है, ये क्या है, ये भी हिंदी व्याकरण। इस वाले पैराग्राफ में हिंदी व्याकरण के 2 क्वेश्चन दे दिए। मैं क्वेश्चंस की वही वैरायटी जो आपके आगे चर्चा हमने की है उसको देख लो। ये पैराग्राफ की विषय वस्तु है, ये भी पैराग्राफ की विषय वस्तु है, ये भी पैराग्राफ की विषय वस्तु का क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये क्या पूछ रहा है, उपसर्ग। उपसर्ग का मतलब क्या है, हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, हिंदी व्याकरण। इसके बाद में ये क्या है, यहाँ शीर्षक, ये क्या है जी, आपका टाइटल वाला क्वेश्चन। प्रस्तुत गद्यांश में उपयुक्त शीर्षक बताइए क्या है, तो टाइटल। आज इसी पे फोकस करना है हमें। इसके बाद में फिर आगे देखो जी, भारतीय मनीषी पैराग्राफ की विषय वस्तु, ये भी विषय वस्तु का है, ये भी विषय वस्तु का क्वेश्चन है, ये भी विषय वस्तु का क्वेश्चन है। इसमें लालसा शब्द के 2 पर्यायवाची, ये शब्दावली का क्वेश्चन है, पर्यायवाची अर्थात शब्दावली। तो ये शब्दावली का, ये पैराग्राफ के आधार पर पूछे गए हैं। इसके बाद में और पैराग्राफ देखो जी, पैराग्राफ की विषय वस्तु है, इसमें भी पैराग्राफ की विषय वस्तु कहानी अर्थात प्रसंग घटना से रिलेटेड है, ये भी पैराग्राफ की विषय वस्तु है। इसमें उपसर्ग, मूल शब्द व उपसर्ग को अलग करना है, ये आपका हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन है, ठीक है जी। इसके बाद में यहाँ पर पैराग्राफ देखो जी, ये कौन सा पैराग्राफ ले लिया हमने, 7वां पैराग्राफ। तो इसमें भी पैराग्राफ की विषय वस्तु है, यहाँ पे भी पैराग्राफ की विषय वस्तु है। इसमें मूल शब्द और प्रत्यय पूछ रहा है आपसे, मूल शब्द और प्रत्यय। इस गद्यांश का उचित, इसमें शीर्षक टाइटल पूछ रहा है। इसके बाद में 8वां आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है, विदूषक का अर्थ, शाब्दिक अर्थ, तो पर्यायवाची शाब्दिक अर्थ है जी। इसके बाद पैराग्राफ की विषय वस्तु है, ये भी पैराग्राफ की विषय वस्तु है, ये भी पैराग्राफ की विषय वस्तु है। इसमें आशय पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है, आशय पूछ रहा है, गद्यांश के विधान का आशय, ठीक है। इसमें आ जाओ जी 9वां पैराग्राफ, शिवा साधना नाटक के लेखक विषय वस्तु, ये भी पैराग्राफ की विषय वस्तु, ये भी पैराग्राफ की विषय वस्तु, पैराग्राफ की विषय वस्तु, ये भी पैराग्राफ की विषय वस्तु। 10वां पैराग्राफ आ जाओ, पैराग्राफ की विषय वस्तु, ये भी पैराग्राफ की विषय वस्तु का, इसमें ये भी पैराग्राफ की विषय वस्तु का, ये भी पैराग्राफ की विषय वस्तु, ये भी पैराग्राफ की विषय वस्तु। तो कुल मिला के 50 क्वेश्चन में आपको शीर्षक आशय वाला ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको दिखाई दें।
अब कर लेते हैं पैराग्राफ को करने के लिए आपको करना क्या है, ये है आपका अपठित गद्यांश में पहला गद्यांश। क्वेश्चन नंबर 1, साहित्य जीवन में गहरा संबंध है। तो साहित्य जीवन में गहरा संबंध है, ये हमें ढूंढना है। तो साहित्य जीवन में गहरा संबंध कहाँ है जी? साहित्य जीवन में गहरा संबंध हमें ढूंढना है, पैराग्राफ में कहाँ है। तो साहित्य का आधार जीवन है। इसी आधार पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है, इसी आधार पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है। क्लियर है जी? अब आ जाओ जी, इससे पता चलता है हमें यहाँ पे जीवन का मुख्य आधार साहित्य है, साहित्य जीवन की मजबूत दीवार है, साहित्य का आधार जीवन है। राइट आंसर हो गया आपका सी। साहित्य का आधार जीवन है, साहित्य जीवन में गहरा संबंध है क्योंकि साहित्य का आधार जीवन है। तो इसका आंसर सी क्यों हुआ? इसका आंसर सी इसलिए हुआ, साहित्य का आधार जीवन है। ये पैराग्राफ की पहले ही सेंटेंस में प्यारे दोस्तों इस पर चर्चा हुई है। अब आ जाओ, मनुष्य किसकी खोज में जीवन भर लगा रहता है? तो मनुष्य किसकी खोज में, इसको क्वेश्चन को करो छोटा, मनुष्य किसकी खोज में, और पैराग्राफ में ढूंढो मनुष्य किसकी खोज में। मनुष्य किसकी खोज में है जी? मनुष्य किसकी खोज में है? जीवन, मनुष्य जीवन पर्यटन, यहाँ पूर्ण विराम है, इससे पहले आंसर नहीं मिलेगा। मनुष्य जीवन पर्यटन आनंद की खोज में लगा रहता है, यहाँ पूर्ण विराम है, इससे आगे नहीं जाना है, इससे पहले नहीं जाना। मनुष्य जीवन पर्यटन आनंद की खोज में लगा रहता है। अब आ गया जी आपका यहाँ आनंद, तो राइट आंसर हो गया आपका बी। साहित्य के आनंद का आधार, तो साहित्य के आनंद का आधार क्या है जी? ये देखो, साहित्य के आनंद का आधार, क्वेश्चन है आपका साहित्य के आनंद का आधार क्या है? साहित्य के आनंद, लेकिन साहित्य का आनंद इस आनंद से ऊंचा है, ठीक है, और उसका आधार सुंदर और सत्य है, यहाँ पूर्ण विराम है, यहाँ पूर्ण विराम है, तो यहां से लेके यहां तक इसका आंसर होगा। लेकिन साहित्य का आनंद इस आनंद से ऊंचा है, उसका आधार, तो उसका क्या है? सर्वनाम। और ये सर्वनाम किसके स्थान पे आया है? साहित्य के स्थान है। भाई संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम प्रयोग करते हैं ना, तो जब यहाँ सर्वनाम आया तो उसका का मतलब क्या हुआ? साहित्य का आधार सुंदर और सत्य है, तो यहाँ पैराग्राफ में सुंदर और सत्य दिया है जी। सुंदर और सत्य को पाना, साहित्य के आनंद का आधार क्या है? सुंदर और सत्य को पाना। राइट आंसर ए। परिमित का अर्थ बताओ। परिमित सीमित, दबा हुआ, विस्तृत है या फंसा हुआ। अब इस परिमित से शाब्दिक अर्थ है तो डायरेक्ट बताओ परिमित का क्या अर्थ होता है, या फिर आप यहाँ पर ये देखो ये परिमित शब्द का प्रयोग पैराग्राफ में कहाँ हुआ। उस सेंटेंस से आपको जब भी किसी शब्द का मीनिंग ना पता हो तो फिर मीनिंग का पता कहाँ से चलता है? जहां वो प्रयोग में हुआ है। ये क्या? जीवन परमात्मा की सृष्टि है, तो ये जो जीवन है परमात्मा की सृष्टि है, इसीलिए सुबोध है, सुगम है और मर्यादाओं से परिमित है। तो मर्यादाओं से बंधा हुआ है, मर्यादाओं से क्या है? परिमित है, वो कह रहा है ना। अब हमें इस परिमित का अर्थ पता चलेगा जब पर्टिकुलर किसी शब्द का मीनिंग ना पता हो तो उसको पैराग्राफ में सेंटेंस में प्रयोग करके देखो उसका मीनिंग वहां क्या है, ठीक है। यहाँ पर पता चल गया कि और मर्यादाओं से परिमित है, तो मर्यादाओं से परिमित है तो फिर अर्थ कैसे निकालेंगे? मर्यादाओं से सीमित है, मर्यादाओं से दबा हुआ है, मर्यादाओं से विस्तृत है, मर्यादाओं से फंसा हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो गया? मर्यादाओं से सीमित, ठीक है जी, मर्यादाओं में बंधा हुआ है, इसका मतलब यही तो हुआ। राइट आंसर हो गया ए। लंबे चौड़े भवन में वाक्य में लंबे चौड़े व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो लंबे चौड़े क्या है? विशेषण विशेष्य है। लंबे चौड़े विशेषण हुआ ना, किसके बता रहे हैं? ये भवन, ये क्या है आपका? विशेष्य है। ये क्या है? विशेष्य। विशेष्य किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाती है, वो क्या होता है? वो संज्ञा शब्द होता है। और ये क्या हो गया? लंबे चौड़े, इसकी विशेषता को बताने वाले, इसलिए क्या कहलाएगा? विशेषण। इसका पैराग्राफ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है जी। आ जाओ दूसरे पैराग्राफ में। यहाँ पे निंदकों की सी एकाग्रता, आत्मीयता, निमग्नता किस में दुर्लभ है? तो निंदकों की क्या है जी? एकाग्रता। निंदकों की, क्वेश्चन को छोटा करो, निंदकों की एकाग्रता, आत्मीयता, निमग्नता किसमें दुर्लभ है? ठीक है, तो निंदकों की एकाग्रता, आत्मीयता, निमग्नता किसमें दुर्लभ है? तो यहाँ देखेंगे जी, निंदकों की ये रहा जी, दुर्लभ है। निंदकों की, यहाँ पर पूर्ण विराम है, निंदकों की सी एकाग्रता, परस्पर आत्मीयता, आत्मीयता, निमग्नता भक्तों में दुर्लभ है। किसमें दुर्लभ है? भक्तों में। तो राइट आंसर क्या हो गया जी? यहाँ साधारण लोग, ईश्वर, भक्त, नास्तिक और शिक्षित, तो क्या हो गया? भक्तों में। ईश्वर भक्तों में ऐसी आत्मीयता,
निंदक मतलब जो निंदा करते हैं। राइट आंसर आपका भी। निंदकों को पास रखने की सलाह किसने दी? निंदकों को पास रखने की सलाह हमारा क्वेश्चन हो गया। निंदकों को पास रखने की सलाह को ढूंढो, यहाँ क्या है। निंदकों को पास रखने की सलाह किसने दी? ईर्ष्या 24 घंटे जल छिड़क कर, कहाँ है? निंदकों को पास रखने की, जी जी, निंदकों को पास रखने की सलाह किसने दी? निंदकों को पास रखने की सलाह ढूंढो जी पैराग्राफ में। निंदक मैंने देखे ये 24 घंटे हैं, ये पढ़ना पड़ेगा क्या? देख लेते हैं। निंदा की ऐसी महिमा है जो दो चार निंदकों को बैठकर निंदा देखने में है। दो चार निंदकों की एकाग्रता परस्पर है, इसलिए संतों ने निंदकों को आंगन कुटी चबाई। ये रहा, इसके अंतर्गत कहाँ है? इसलिए संतों ने निंदकों को आंगन कुटी छवाए कहा। निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, और बिन पानी साबुन के निर्मल करो सुवाए। तो इसलिए संतों ने निंदकों को आंगन कुटी छवाए पास रखने की सलाह दी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगी? किसने दी? संतों ने दी। किसने दी? संतों ने। तो कहाँ है जी संत? ये भी देखना है जी हमें, इसमें संत है। निंदकों को पास रखने की सलाह किसने दी थी जी? संतों ने। राइट आंसर हो गया आपका ए। निंदा कर्म से पवित्र भाव से कौन लगा रहता है? निंदा कर्म के पवित्र भाव से लगा है। निंदक, पड़ोसी, अपने रिश्तेदार या मिश्र निंदक। निंदा कर्म के पवित्र भाव, तो निंदा कर्म के पवित्र भाव से, निंदा कर्म के पवित्र भाव को देखो कहाँ है। निंदा कर्म के पवित्र भाव ये हो गया आपका, तो उसका किसी से बैर नहीं है। निंदा कर्म के वाच पवित्र भाव लगे रहते हैं, ये रहा। वे निंदा कर्म के पवित्र भाव से लगे रहते हैं, तो यहाँ कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा, पूर्ण विराम ये है ना। वे किसी का बुरा नहीं सोचते, 24 घंटे वे निंदा कर्म के पवित्र भाव से लगे रहते हैं। कौन लगे रहते हैं? कुछ मिश्री निंदक मैंने देखे हैं। तो यहाँ है कुछ मिश्री निंदक, क्योंकि यहाँ क्या आ गया? सर्वनाम आ गया, तो सर्वनाम से पहले तो संज्ञा को ढूंढना पड़ेगा ना हमें। तो कुछ मिशनरी निंदक क्या है जी? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया आपका? राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर मिशनरी निंदक निंदा कर्म के पवित्र भाग से लगे रहते हैं, जो दूसरे धर्म की बुराई करते हैं। ईर्ष्या द्वेष की आग में जलने वाला शांति का अनुभव कैसे करता है? तो ईर्ष्या द्वेष की आग में जलने वाला, तो क्वेश्चन क्या है हमारा? ईर्ष्या द्वेष की आग में जलने वाला। तो पहले क्वेश्चन को छोटा बनाना सीखो। ईर्ष्या द्वेष की आग में जलने वाला कहाँ है? इसमें देखो पैराग्राफ में, ईर्ष्या द्वेष, ईर्ष्या द्वेष की आग में जलने वाला। ईर्ष्या द्वेष यहाँ भी प्रेरित निंदा करने वाला कोई दंड है। ईर्ष्या द्वेष की आग है यहाँ पे, ईर्ष्या द्वेष की छिड़ककर निंदक दयनीय। ईर्ष्या द्वेष, ईर्ष्या द्वेष की, ईर्ष्या द्वेष की आग देखो जी कहाँ है? ये हो गया हमारा, इसमें 24 घंटे हैं। इसमें बाप बड़ी पगड़ी उसकी आनंद उछालते हैं। दुश्मन द्वेष, ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा भी होती है। वह ईर्ष्या द्वेष से, ये रहा, वह ईर्ष्या द्वेष से 24 घंटे जलता है। ईर्ष्या द्वेष से 24 घंटे जलता है और निंदा का जल छिड़क कर कुछ शांति का अनुभव करता है। वह ईर्ष्या द्वेष से 24 घंटों जलता है और निंदा का जल छिड़क कर कुछ शांति का अनुभव करता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा जी? यहाँ आ जाएगा आपका ईर्ष्या द्वेष की आग से में जल छिड़कने वाला शांति का अनुभव कैसे करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड से मिट्टी डालकर निंदा का जल छिड़क कर, निंदा का जल छिड़क कर। राइट आंसर हो गया आपका 9 का सी। कवि की अच्छी कविता पर ईर्ष्याग्रस्त निंदक कैसा अनुभव करते हैं? तो ईर्ष्याग्रस्त निंदक कैसा अनुभव, ये आपका क्वेश्चन हो गया। पहले तो क्वेश्चन जो बड़ा होता है उसको छोटा बनाने की आदत डालो। क्वेश्चन छोटा होगा, ईर्ष्याग्रस्त निंदक कैसा अनुभव। तो ईर्ष्याग्रस्त निंदक कैसा अनुभव करता है? तो ईर्ष्यागत निंदक कैसा अनुभव करता है ये बताएगा हमें पैराग्राफ। बिना पैराग्राफ को पढ़े कर रहे हैं हम। इसके बाद क्या है जी? एक कवि ने एक अच्छी कविता लिखी, ईर्ष्यागत निंदक की कष्ट होगा। ईर्ष्यागत निंदक को क्या कष्ट होगा? अब एक और अच्छी कविता लिख दी तो उसका कष्ट दुगना हो जाएगा। तो क्या होगा जी? उसको कष्ट होगा। इसमें है कष्ट की बात।
ठीक है, उसको क्या होगा, कष्ट होगा। कवि की अच्छी कविता पर इसे अगर निंदक का कैसा अनुभव करता है, कष्ट का अनुभव करेगा अगर आप कुछ भी अच्छा करोगे। ठीक है, इसके बाद सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। इसमें किसकी बात हो रही है, सच्चे उत्साह की बात हो रही है। उत्साह का प्रमुख लक्षण क्या है, उत्साह का प्रमुख लक्षण, सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। तो सच्चा उत्साह वही होगा जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। मनुष्य किसी भी कारणवश जब किसी कष्ट से दूर होने का संकल्प लेता है तो सुख का अनुभव करता है। तो सच्चा उत्साह का लक्षण जोश, साहस, आनंद, आनंद और जोश। तो क्या हो गया जी, देखो जी, सच्चा उत्साह क्या है, आनंद ही उत्साह है। उन सबसे उत्पन्न आनंद ही, उन सबसे उत्पन्न आनंद ही उत्साह कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, उत्साह आनंद और साहस का मिला जुला, उत्साह आनंद और साहस का मिला जुला रूप है। उत्साह आनंद और साहस का मिला जुला रूप है। आनंद और साहस, आनंद और साहस, साहस मतलब जोश। राइट आंसर हो गया आपका डी। सच्चे वीर होते हैं, तो सच्चे वीर कौन से होंगे जी, अब सच्चे वीर ढूंढे इनमें, सच्चे वीर कौन से हैं जी, अब इसमें ढूंढना है हमें सच्चे वीर। तो सच्चे वीर कहाँ हैं, वीरों को ढूंढो जी पैराग्राफ में। इसने छोटा छोटा इतना लिख दिया, सच्चे वीर किस पंक्ति में है जी सच्चे वीर की बात। सच्चा उत्साह जो मनुष्य कार्य, मनुष्य किसी भी कारणवश किसी कार्य को करने और मनुष्य कष्ट दुख का सहन करने की ताकत, उदाहरण निश्चय, तो किसी न किसी केंद्रित, चाहे इन्हीं के आधार पर क्रम से मिलता है। सच्चे वीर, ये रहा, सच्चे वीर कह सकते हैं। यहां होगा जी केवल सच्चे वीर कह सकते हैं, यहां है पूर्ण विराम। इन्हीं के आधार पर कर्म करने में आनंद मिलता है, इन्हीं के आधार पर कर्म करने में आनंद मिलता है। कर्म भावना से उत्पन्न आनंद का अनुभव केवल सच्चे वीर ही कर सकते हैं, क्योंकि उनमें साहस में अधिकता होती है। यहां है पूर्ण विराम। सच्चा वीर कार्य प्रारंभ होने पर ही उसका अनुभव कर लेता है। ठीक है, ये है ना, सच्चा वीर कार्य प्रारंभ होने पर ही उसका अनुभव कर लेता है। जो फल पाने के लिए उत्साह दिखाते हैं, जो कर्म भाव से उत्साह दिखाते हैं, निष्काम भाव से उत्साह दिखाते हैं, आनंद विनोद, जो कर्म भाव से उत्साह दिखाते हैं। तो कर्म भाव से उत्साह कहाँ है, ये भी देखो, कर्म भाव से उत्साह ये रहा ना, जो कर्म भावना से उत्पन्न आनंद का अनुभव केवल सच्चे वीर कर सकते हैं। कर्म भावना, ये वाला यहाँ तीसरा क्वेश्चन देखो, उत्साह के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट, उत्साह के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट, उत्साह के मार्ग में रुकावट देखो जी क्या है, उत्साह के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट क्या है, जो व्यक्ति आलस्य से भरा है। आलस्य उत्साह का सबसे बड़ा शत्रु है, ये देखो यहां सीरियस होगी। आलस्य उत्साह का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति आलस्य से भरा है उसमें काम करने के प्रति उत्साह कभी उत्पन्न नहीं हो सकता। ठीक है, तो उत्साह के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है, आलस्य है। क्या है, आलस्य। सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। तो उपवाक्य बताइए जी क्या है। तो सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है। तो ये क्या है, संज्ञा उपवाक्य है। कह रहा है ना, मनुष्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है, तो ये क्या कहलाया आपका, संज्ञा उपवाक्य। केंद्रित और अधिकता में क्रम से प्रत्यय बताइए। तो मूल शब्द क्या है, केंद्र, और इसमें क्या लगा हुआ है आपका, इत लगा है। यहाँ पे मूल शब्द क्या है आपका, अधिक है। तो मूल शब्द आगे से निकाल लो, बाद में जो शब्दांश बचे प्रत्यय, तो ये इत और ता प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इसका प्रयोग हुआ इत का प्रयोग और ता का प्रयोग। अगर क्लास समझ में आई है और आपने चीजें आज हासिल की है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। यहां तक अगर चीजें क्लियर हो गई हैं तो कल भी एक बार और मैं कुछ पैराग्राफ और कराऊंगा। तो आज हमने ये 3 पैराग्राफ करा लिए हैं, बाकी कुछ पैराग्राफ कल फिर कराएंगे। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है। विवेक, राम बाबू, कल्पना, कपिल, मुकेश, अमन, दुबे, सत्यम, यश, भारती, किरण, बबलू, आकाश, अंकित, मोनू, संगम, क्या बताया था आपको, बताया ये गया था पैराग्राफ के बारे में कि यहां से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं शीर्षक वाला प्रश्न।
वो आएगा आगे। आंकड़े, तिथि, वर्ष, दिवस वाला प्रश्न। इसके बाद में अनुच्छेद की विषय वस्तु वाले ये ज्यादा आ रहे थे। हिंदी व्याकरण शब्दावली वाले अभी तक जो हमने 3 पैराग्राफ किए उसमें 3 क्वेश्चन आए, अनुच्छेद की विषय वस्तु के, हिंदी व्याकरण के और हिंदी शब्दावली के, ये 3 प्रश्न आए। फिर कौन से क्वेश्चन बनते हैं? समूह से भिन्न शब्द पूछ सकता है, किस शब्द का प्रयोग अनुच्छेद में नहीं हुआ है, आशय, तात्पर्य, अभिप्राय, उद्देश्य, लक्ष्य, भाव, संदेश वाला प्रश्न। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे।